हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे जॉन्डिस की। तो बेसिकली क्या होता है जॉन्डिस, क्यों होता है, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, क्या मैकेनिज़म्स हैं, क्या इसका मतलब इसके कॉजेज़ हैं, क्या इसका काम है, तो हम लोग सब समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं जॉन्डिस की। तो जॉन्डिस क्या है? जॉन्डिस इज डिफाइंड एज येलोइश discoloration of skin and sclera, yellowish discoloration of skin and sclera एज ए रिजल्ट ऑफ हाइपर बिलीरूबिनीमिया। तो यहाँ पे बेसिकली हाइपर बिलीरूबिनीमिया हो जाता है और येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा हो जाती है। तो यहाँ पे येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा हो जाती है अलॉन्ग विथ हाइपर बिलीरूबिनीमिया। येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा होती है विद अलॉन्ग विथ हाइपर बिलीरूबिनीमिया, ठीक है ना। तो नॉर्मल सीरम बिलीरूबिन जो होता है 0.3 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। जो हमारा नॉर्मल सीरम बिलीरूबिन होता है, जो बिलीरूबिन हमारे बॉडी में पाया जाता है 0.3 से 1.2 होता है, ठीक। तो अगर बिलीरूबिन का लेवल जो है तुम्हारा 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से हो जाए तो जॉन्डिस जो हमारा होता है वो विजिबल हो जाता है एग्जामिनेशन पे। अगर हमने स्किन और स्क्लेरा का एग्जामिनेशन किया तो हमें 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बिलीरूबिन मिल जाएगा, मतलब कि जॉन्डिस दिख जाएगा। तो स्क्लेरा इज द फर्स्ट प्लेस टू बिकम जॉन्डिस बिकॉज ऑफ हाई इलास्टिन कंटेंट। यहाँ पे क्या होता है, स्क्लेरा में इलास्टिन कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसके कारण से हमें वहाँ सबसे पहले हमें जॉन्डिस देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इलास्टिन में और इसमें क्या होता है, क्या दिक्कत होती है कि जैसे जहाँ कम इलास्टिन हो गया तो वहाँ जॉन्डिस देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो स्किन एंड स्क्लेरा पे इसीलिए तुम्हें ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। अगर हाई इलास्टिन कंटेंट जहाँ होगा तो वहाँ पहले देखने को मिलेगा। तो एक्यूमुलेशन ऑफ बोथ आइदर कंजुगेटेड और अनजुगेटेड बिलीरूबिन, अगर आइदर कंजुगेटेड हो या कंजुगेटेड हो, दोनों के कारण से आपका जॉन्डिस हो सकता है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकती है? तो व्हेन देयर इज क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? बिलीरूबिन का ओवर प्रोडक्शन हो जाए। बिलीरूबिन का ओवर प्रोडक्शन हो जाए कैसे कि ये हेपेटिक अपटेक अपनी बढ़ा दे, लिवर अपना क्षमता बढ़ा दे कि हाँ भाई मेरे को और करना है, तो ये बिलीरूबिन का ओवर प्रोडक्शन होने लगे, ठीक है ना। ठीक। हेपेटिक डैमेज हो जाए कोई भी, तो डिक्रीज हेपेटिक कॉन्जुगेशन और डिक्रीज इन हेपेटोसेलुलर एक्सक्रीशन, ठीक है। हेपेटिक डैमेज हो जाए तो कॉन्जुगेशन में डिक्रीज हो जाएगा और जो तुम्हारा हेपेटोसेलुलर एक्सक्रीशन है वो कम हो जाएगा। और पोस्ट हेपेटिक डैमेज में लगे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए कोई बाइल फ्लो में, तो ये इसके कारण से पोस्ट हेपेटिक डैमेज हो सकता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉन्डिस की मैं बात करूँ, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉन्डिस में तो पहला तो प्री हेपेटिक कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है ना, प्री हेपेटिक और हीमोलिटिक। तो पैथोलॉजी ऑकर्स प्रियर टू लिवर है, प्री हेपेटिक है, ठीक है ना। एनी कॉज विच इंक्रीज हीमोलाइसिस, ठीक है ना। तो कोई भी कॉज जो हीमोलाइसिस बढ़ा दे, तो जैसे कि स्पिरोसाइटोसिस हो सकता है, थैलेसीमिया हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ऑटो इम्यून, मलेरिया, ये सब क्या करते हैं कि हीमोलाइसिस बढ़ा देते हैं। क्या क्या है? स्पिरोसाइटोसिस, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, ऑटो इम्यून, मलेरिया, ये सब क्या करते हैं, अपना हीमोलाइसिस बढ़ा देते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरूबिया क्रॉस करते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसका पूरा एक डायग्राम पीछे बनाया है, तो वो समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका डायग्राम मैं रफ समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, आरबीसी का लिसिस हुआ तो वहाँ पे क्या बनेगा, हीम निकलेगा। तो ये हीम ऑक्सीजनेज के कारण से बिलीवर्डिन बनाएगा, बिलीवर्डिन रिडक्टेज के कारण से ये बिलीरूबिन बनेगा। बिलीरूबिन ये जो होता है ये अनकॉन्जुगेटेड होता है, ये लीवर में जाने से पहले ये एल्ब्यूमिन के साथ कॉन्जुगेट करेगा। तो ये यहाँ पे ये अनकॉन्जुगेटेड यूसीबी होगा और ये यूजीटी के साथ कंबाइन करके कंजुगेटेड होगा। और ये कंजुगेटेड लीवर जो है बाद में ये MRP2 प्रोटीन के कारण से ये स्टूल में जाएगा, तो वहाँ पे स्टर्कोबिलिनोजन होगा, यूरिन में यूरोबिलिनोजन होगा, और यही बाद में क्या होगा, इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली अगर हमारा हीमोलिसिस बढ़ गया, यहाँ पे लिसिस बढ़ गया, तो ये ऑटोमेटिकली मतलब कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरूबिनिया में ज़्यादा हो जाएगा। ये अनकॉन्जुगेटेड, पीछे पूरा डायग्राम अच्छे समझा है, तो ये अभी इतना समझ लो, अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है। हेपेटिक वाले में कॉजेज में क्या क्या हो सकते हैं, हेपेटिक या हेपेटोसेलुलर वाले में। तो पैथोलॉजी ऑकर विद इन द लिवर, अगर लिवर के अंदर ही कोई पैथोलॉजी हो गई, जैसे कंजुगेशन ना हो पाया, तो ऑल कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस, कोई भी कॉज हो अल्कोहल मतलब कि हेपेटाइटिस का या सिरोसिस का, कैसे क्या क्या कारण हो सकता है, अल्कोहलिक हो सकता है, वायरल हो सकता है, ऑटो इम्यून, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, हेमेक्रोमाटोसिस, विल्सन डिजीज, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी। तो ये सब के कारण से भी क्या हो सकता है, अपना
हेपेटाइटिस मतलब कि हेपेटोसेलुलर मतलब कि हेपेटिक मतलब जॉन्डिस हो सकता है। तो ये हेपेटिक कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इनहेरिटेड कंडीशंस भी हो सकते हैं कुछ कुछ ड्रग्स के कारण से, ठीक है ना। तो ये सब भी हो सकता है। अब क्या होता है, कैन रिजल्ट हेपेटोसाइट डिस्ट्रक्शन, ये हेपेटोसाइट का डिस्ट्रक्शन कराएगा और देयरफॉर अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरूबिनिया और बाइल कैलिकुलेट डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे क्या कराएगा, यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरूबिनिया हो जाएगा क्योंकि भाई वहाँ पे कंजुगेशन ही नहीं हो रहा, और बाइल कैलिकुलाई का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, देयरफॉर कंजुगेटेड अगर बाइल कैलिकुलरी का अगर डिस्ट्रक्शन हो गया, जो कैलिकुलरी जो लेके जाती है, तो वहाँ पे कंजुगेटेड हाइपरबिलिरूबिया हो सकता है। तो मतलब हेपाटिक में दोनों हो सकते हैं। प्री हेपाटिक में केवल वो अनकंजुगेटेड था, और मतलब हेपाटिक में दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। बाइल कैलिकुलरी का अगर डिस्ट्रक्शन हो तो आपका ये अरे कंजुगेटेड वाला बढ़ जाएगा, और अगर हेपेटोसाइट का डिस्ट्रक्शन हो गया तो भाई आपका कंजुगेटेड बढ़ गया, ठीक है ना। तो पोस्ट हेपाटिक अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, पोस्ट हेपाटिक जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो ठीक है ना। तो पैथोलॉजी ऑकरिंग आफ्टर कंजुगेशन ऑफ बाइल क्या ऑकर हो गया, तो एनी कॉज ऑफ बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि गाल स्टोन हो गया, कार्सिनोमा हेड ऑफ पैंक्रियाज हो गया, तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, कंजुगेटेड हाइपरबिलिरूबिया हो सकता है, ठीक है ना। तो कॉजेज क्या क्या है, कॉजेज क्या क्या है, मैं तो अभी अभी तो ये आपके हुए क्लासिफिकेशन बता रहा था। अब इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं बिलियरी, देखो पैथोफिजियोलॉजी हो गई अपनी कि बिलिरुबिन का ओवर प्रोडक्शन हो जाए, हेपेटिक डैमेज हो जाए, पोस्ट हेपेटिक डैमेज हो जाए, क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके कॉजेज देख लेते हैं प्रीडोमिनेंटली अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरूबिया के, ठीक है। तो एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन जो बताया था मैंने आपको कि हाँ भाई एक्सेस प्रोडक्शन हो जाए बिलीरुबिन का, तो हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, इंटरनेजल हेमरेज हो सकता है, इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो सकता है। तो इसके कारण से एक एक्सेसिव प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। रिड्यूस हेपेटिक अपटेक जो आपका कम हो गया, तो ड्रग इंटरफेयर कर दे, ठीक है ना। तो कुछ केसेस गिलबर्ट सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है कि यूजीटी की एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन, ठीक है ना। स्ट्रेस में अगर आदमी स्ट्रेस में चला गया तो उसको क्या होगा कि स्ट्रेस में जाते जाते उसकी यूजीटी की भी की जो है यूजीटी एंजाइम जो कि कंबाइन करता था उसके साथ कंजुगेटेड अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन के साथ क्या बनाने में, कंजुगेटेड बिलीरुबिन बनाने में, तो उसके साथ कंबाइन करके क्या बना देता था, कंजुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक है ना। तो ये उसके केस में हो गया। सम केसेस ऑफ गिलबर्ट सिंड्रोम में हो सकता है, सेप्सिस के केसेस में हो सकता है। सेप्सिस मतलब आपका अरे बैक्टीरिया को इन्फेक्शन हो गया, ठीक है ना। और प्रोलॉन्ग स्टारवेशन के केस में से देख सकते हैं कि हाँ भाई प्रोलॉन्ग स्टारवेशन हो गया किसी बंदे को, तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है, रिड्यूस हेपेटिक अपटेक ये हो सकता है प्रोलॉन्ग स्टारवेशन के केसेस में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इम्पेयर्ड बिलीरुबिन कंजुगेशन जो है इम्पेयर्ड हो गई। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न, वहाँ पे क्या होता है, यूजीटी की ऑलरेडी डिफिशियंसी होती है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है इसलिए। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस हो सकता है। क्लिगलर नज्जार टाइप 1 टाइप 2 हो सकता है। क्लिगलर नज्जार सिंड्रोम जो बेसिकली ये सब ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है ना। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, और क्या होता है कि यहाँ पे जीरो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, यहाँ पे एक्टिविटी जो होती है पहले टाइप 1 में जीरो एक्टिविटी होती है, और टाइप 2 में जो है रिड्यूस हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सब क्या कर सकता है कि ये इम्पेयर्ड बिलीरुबिन कंजुगेशन कराएगा, और डिफ्यूज क्या कराएगा, डिफ्यूज हिपैटोसेलुलर डिजीज करा देगा। क्या करा देगा, डिफ्यूज हिपैटोसेलुलर डिजीज ये कॉज करा देगा आपका, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी, कि प्रीडोमिनेंट, जैसे कि अगर हम लोग जानते हैं कि जो ये अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरूबिया होता है, इसको इनडायरेक्ट मतलब कि बोलते हैं इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। तो ये क्या करता है, लिपिड सॉल्युबल होता है। लिपिड सॉल्युबल होगा तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, तो ये क्या करा सकता है, कर्निक्टस इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरूबिया। ये एक चीज़ थोड़ा सा क्लिनिकली अगर याद कर सकते हो याद कर लेना, ठीक है। प्रीडोमिनेटली कंजुगेटेड हाइपरबिलिरूबिया है, जो प्रीडोमिनेटली कंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिया है, वो कैसे हो सकता है, डिफिशियंसी ऑफ कैनालिकुलर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर कारण से हो सकता है, जो कि आपका MRP2 मतलब एमआरपी डिफिशियंसी के कारण से मतलब कि एमआरपी डिफिशियंसी के कारण से हो सकता है। जो मेटालोप्रोटीनेजेस कुछ होते हैं तो वहाँ पे इसकी डिफिशियंसी के कारण से ये हो सकता है, ठीक है ना। क्या कैसा मतलब कि जो आपके ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन जो होते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस MRP मतलब कि उसके कारण से हो सकता है ड्यूबिन जॉनसन। और वहाँ पे क्या होता है, डार्क पिगमेंटेड लिवर देख लेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। और इसी को कह देंगे ऑफ फ्री मेटाबोलाइट कह देंगे, तो ये हो जाता है कि हाँ भाई डार्क पिगमेंटेड लिवर देखने को मिल गया। अगर कैनालिकुलर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स में कोई डिफिशियंसी है, कुछ रोटर सिंड्रोम हो गया,
तो और इम्पेयर्ड बाइल फ्लो हो गया, डस्ट ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस के, हेपेटोसेलुलर इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस कुछ हो गया, ठीक है ना, तो ये सब के कारण से हो सकता है। एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस हो गया, गॉलस्टोन हो गया, कार्सिनोमा, हेड प्रोन्क्रायास, ठीक है ना, स्क्लेरोजिंग कैरेंजाइटिस, तो इनके कारण से प्रीडोमिनेटली कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिnemia हो सकता है। तो एक मैं आपको डायग्राम समझाने की कोशिश करूंगा, तो इसको समझने की कोशिश करना कि हाँ ये डायग्राम से क्या होता है। तो ये देखो, ये आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो गया। आरबीसी डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है? बेसिकली स्प्लीन में होगा। स्प्लीन में निकलेगा तो क्या करेगा? हीम का रिलीज कराएगा, ठीक है। तो ये क्या करा देता है? हीम का रिलीज करा देता है। अब हीम का रिलीज होगा तो हीम ऑक्सीजनेज के कारण से ये बिलीवर्डिन में होगा। बिलीवर्डिन रिडक्टेज के कारण से ये बिलीरुबिन बनाएगा, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। और इसी अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। और ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है ना। ये लिपिड सॉल्युबल होता है, इसलिए ब्लड ब्रेन बैरियर को कॉज करेगा और क्या कराएगा? करंट ट्रस करा सकता है, ठीक है ना। तो ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है जो एल्ब्यूमिन के साथ कंबाइन करके ये लिवर में जाता है, और लिवर में क्या कराएगा? यूसीबी जो है यूडीपी के साथ कंबाइन करेगा, यूजीटी के प्रेजेंस पे, जो कि यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज होता है, ये उसके साथ कंबाइन करके कंजुगेटेड बिलीरुबिन बनाएगा, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है और ये डायरेक्ट बिलीरुबिन होता है। और यहाँ पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्रोटीनेजेस होते हैं जो कि इसको बाहर भेजते हैं, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर होते हैं, कैनालिकुलर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर। ये बाहर भेजेंगे तो इसको इसमें क्या आएगा? स्टूल में स्टर्कोबिलिनोजन के फॉर्म में चला जाएगा और यूरिन में यूरोबिलिनोजन के फॉर्म में चला जाएगा, और इसी को फिर वापस से इसको अब्जॉर्व कर लिया हमने। ये कैसे वापस से अब्जॉर्व होगा? इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन के फॉर्म में, वाया इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन ये वापस से अब्जॉर्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इसका लिवर फंक्शन टेस्ट हम लोग लगाना चाहें तो कैसे कैसे लगा देंगे, ठीक है ना। लिवर फंक्शन टेस्ट इसका कैसे कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, बिलियरी एक्सक्रीशन फंक्शन लगा दो। बिलियरी एक्सक्रीशन फंक्शन में कोई दिक्कत हो जाए तो सीरम बिलिरुबिन, यूरिन बिलिरुबिन, यूरोबिलिनोजन, बाइल सॉल्ट, ये सब हो सकते हैं, ठीक है ना। बिलियरी एक्सक्रीटरी फंक्शन में, अगर एक्सक्रीटरी फंक्शन में कोई दिक्कत हो गई, ठीक है ना, तो सीरम बिलिरुबिन, यूरिन बिलिरुबिन, यूरोबिलिनोजन और बाइल सॉल्ट्स हो जाएंगे। एग्जाम ऐसे कर दो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंजाइम ALKP हो सकता है, GGT5 हो सकता है, GGT हो सकता है, 5 न्यूक्लियोटाइडेज हो सकता है, साइटोसोलिक एंजाइम एसेज हो सकते हैं, AST, LTA, LDH हो सकता है, ठीक है ना। हेपेटिक सिंथेसिस फंक्शन हो सकता है, सीरम एल्ब्यूमिन, कोएगुलेशन फैक्टर्स, ये सब हेपेटिक सिंथेसिस फंक्शंस में हो सकते हैं, ठीक है ना। और हेपेटोसाइट मेटाबॉलिक फंक्शन क्या क्या होंगे? सीरम अमोनिया बन जाएगा। तो क्लिनिकल डिफरेंसेस अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, ठीक है ना, तो क्लिनिकल फीचर्स देख लो। हिमोलाइटिक हिपेटोसेलुलर ऑब्स्ट्रक्टिव के, तो कलर जो होगा हिमोलाइटिक का, मतलब तो क्या होगा कि लेमन येलो होगा, हेपेटोसेलुलर का डीप येलो होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव का ग्रीनिश येलो हो जाएगा। और प्रोराइटिस एब्सेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट दोनों हो सकता है, और यहाँ पे जो होगा ये प्रेजेंट ही होगा प्रोराइटिस, क्योंकि भाई ऑब्स्ट्रक्टिव है तो दिक्कत करेगा ही, इरिटेशन कॉज करेगा, तो प्रोराइटिस भी ऑब्वियस सी बात है प्रेजेंट होगा। हिपेटोसेलुलर में भी प्रेजेंट हो सकता है एब्सेंट, लेकिन हिमोलिटिक में प्रेजेंट मतलब एब्सेंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हिमोलिटिक अनीमिया की मैं बात करूँ तो लेमन येलो कलर देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। और हेपेटोसेलुलर में डीप येलो और यहाँ पे ग्रीनिश येलो हो जाता है, ठीक। ब्लीडिंग टेंडेंसी यहाँ पे एब्सेंट रहेगी, यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, यहाँ पे भी प्रेजेंट रहेगी। रेडिकार्डिया एब्सेंट यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव लेकिन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। एनीमिया जो है प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ दोनों में प्रेजेंट नहीं रहेगा। स्प्लेनोमेगाली यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट दोनों हो सकती है, और यहाँ पे एब्सेंट रहेगी। पैल्पेबल कार्बोरेटर प्रेजेंट हो सकता है, एब्सेंट हो सकता है, प्रेजेंट एब्सेंट दोनों हो सकता है, ठीक है ना। ये हो गई इसकी बात। लिवर एंजाइम की क्या करेंगे? डीरेंजमेंट ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम्स इन एसोसिएशन विद जॉन्डिस कैन बी डिटरमाइन द नेचर ऑफ जॉन्डिस हम लोग इससे पता कर सकते हैं। तो टेस्ट हम लोग कौन सा लगा सकते हैं? AST LT लगा सकते हैं, 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज, ALP, GGT, प्लाज्मा हेमोग्लोबिन, ग्लोबुलिन लेवल और PT लगा सकते हैं। तो प्री हेपेटिक में क्या होगा कि प्री हेपेटिक में सब कुछ नॉर्मल रहेगा। प्री हेपेटिक में तो हीमोलाइसिस हो रहा था तो उसके कोई मतलब ही नहीं था, तो नॉर्मल सब नॉर्मल रहेगा प्री हेपेटिक में। हिमपैटिक में क्या होगा? AST LT जो है जो आपका बढ़ जाएगा थोड़ा थोड़ा, AST का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, AST LT जो है बढ़ा हुआ मिलेगा, और 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज जो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा, ALP भी बढ़ा हुआ मिलेगा, A to G रेशियो जो है कम हो जाएगा, बिकॉज एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन लेवल का जो है, एल्ब्यूमिन जो है मतलब कि कम होने लगेगा ना, बिकॉज वो दिक्कत कर रहा है तो कुछ कम बनने लगेगा, तो ग्लोबुलिन लेवल्स जो है ज़्यादा हो जाएगा, तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है इंक्रीज हो जाएगा भाई, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन कम बन रहा है, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत हुई पोस्ट हेपेटिक में तो पोस्ट हेपेटिक में AST LT बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज जो है मार्केटली इंक्रीज कर जाएगा, और ये ALP and GGT जो है LP अपॉन GGT वो भी बढ़ जाएगा। A to G रेशियो अगेन नॉर्मल होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत इसमें नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पे एल्ब्यूमिन तो आराम से बन रहा है, ठीक है ना। और प्रोथ्रोम्बिन टाइम अगेन यहाँ पे इंक्रीज होगा। डिटरमाइनिंग एटियोलॉजी ऑफ जॉन्डिस, अगर एटियोलॉजी हम लोग को डिटरमाइन करनी है तो टोटल बिलिरुबिन एंड इट्स कंजुगेट एंड अनकंजुगेटेड लेवल हेल्प्स टू डिटरमाइन नेचर ऑफ जॉन्डिस। अनकंजुगेटेड लेवल और अनकंजुगेटेड लेवल उसके नेचर को डिटरमाइन करने में करते हैं।
तो टेस्ट हम लोग लगा देंगे टोटल बिलीरुबिन का प्री हेपैटिक में प्रेजेंट होगा, हेपैटिक में ज़्यादा होगा और पोस्ट हेपैटिक में बहुत ही ज़्यादा होगा टोटल बिलीरुबिन, ठीक है ना, क्योंकि भाई पोस्ट हेपैटिक में केवल और केवल वो बन रहा था, तो वहाँ पे कंजुगेटेड अनकंजुगेटेड दोनों आ गया, प्री हेपैटिक में केवल अनकंजुगेटेड हेपैटिक में दोनों आ गया, ठीक है ना। लेकिन पोस्ट हेपैटिक में भाई सब कुछ आ जाएगा कि हाँ भाई पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक कंजुगेटेड बिलीरुबिन यहाँ पे नॉर्मल रहेगा, प्री हेपैटिक में यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। जो कंजुगेटेड यहाँ पे हेपैटिक में इंक्रीज हो सकता है और यहाँ पे पोस्ट हेपैटिक में ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, अनकंजुगेटेड यहाँ पे इंक्रीज करेगा और नॉर्मल रहेगा यहाँ पे। वांडनबर्ग टेस्ट इनडायरेक्ट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे बाइफेजिक होता है और यहाँ पे डायरेक्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ये वांडनबर्ग जो टेस्ट होता है प्री हेपैटिक के लिए हमेशा याद रखना कि इनडायरेक्ट पॉजिटिव होता है, इनडायरेक्ट पॉजिटिव, यहाँ पे इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है तो इनडायरेक्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे डायरेक्ट है तो डायरेक्ट पॉजिटिव होगा और यहाँ पे बाइफेजिक होता है क्योंकि दोनों प्रेजेंट होता है। यूरिन बिलीरुबिन यहाँ पे नेगेटिव होगी और यहाँ पे नेगेटिव होगी, यहाँ पे यूरोबिलिनोजन जो है पोस्ट हेपैटिक में जो है बढ़ जाएगी और यूरिन मतलब ये बिलिनोजन वही सेम चीज़, मतलब क्या होता है कि यूरिन का जो बिलीरुबिन अरे यूरिन का यूरोबिलिनोजन जो है इंक्रीज करेगा, नॉर्मल रहेगा, ये डिक्रीज कर जाएगा, भाई वहाँ पे निकलेगा ही नहीं तो कहाँ से कुछ दिक्कत कुछ वो होगा ही नहीं, तो ठीक है ना। यूरिन कलर नॉर्मल डार्क होगा और स्टूल कलर नॉर्मल डार्क ब्राउन नॉर्मल पेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात रही आपकी सारा इसका लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।